मुंबई में आप देखिए 227 में से भारतीय जनता पार्टी प्लस को रुझानों में बहुमत मिल चुका है 118। शिवसेना उद्धव गुट बहुत ज्यादा पीछे सिर्फ 69 के साथ, कांग्रेस प्लस सिर्फ बाहर के साथ, यानी कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अन्य जो हैं उनके मुकाबले ठीक ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए लहर इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है बीएमसी में। बीएमसी 9 राज्यों से ज्यादा का बजट वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा, जिसमें पूरी ताकत यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट ने लगाकर रखी हुई थी। आपको बताते चले बीएमसी को जीतने के लिए, क्योंकि ये दबदबे वाला हिस्सा रहा है ठाकरे परिवार का, 2.5 दशक से उनका कब्जा रहा है। हालांकि 2022 के बाद वहां पर चुनाव नहीं हुआ, 3 सालों से लगातार वहां पर प्रशासनिक तौर पर कामकाज हम देख रहे हैं। 2017 में जब चुनाव हुए थे, हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कुछ नहीं कहा गया था इंक वाला ये मामला या कुछ भी, क्योंकि उस समय आप देखिए सब एक साथ थे। यानी कि अभी का जो स्वरूप बदला हुआ आपको नजर आ रहा है, उस समय बीजेपी, शिवसेना, ठाकरे ये सब लोग एक साथ थे, लेकिन इस बार परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ठाकरे बंधुओं को अब खुद में विचार विमर्श करना होगा कि नफरत की राजनीति महाराष्ट्र से खारिज की जा रही है, मुंबई से खारिज की जा रही है। बीएमसी आपके दबदबे वाला इलाका था, लेकिन वहां से पूरी तरह से आपको यहां पर नकार दिया है वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 118। और आप देखिए गणपति बप्पा का किस तरह से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट को। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आपको बताते चले कि लगातार नेता पहुंचते हैं, और यहां पर देखिए सिद्धिविनायक मंदिर गणेशा का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है जीत का भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को। ये जो आप ध्वनि सुन रहे हैं एक तरफ घंटे घड़ियाल की, इसका पूरा का पूरा आशीर्वाद बीजेपी गठबंधन को मिल रहा है। सिद्धिविनायक और सोमनाथ मंदिर से होकर आ रही है मेघा, उनके पास में जाऊंगी, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ मंदिर को लेकर एक नए सिरे से आगे की ओर बढ़ती हुई सनातन धर्म में नजर आ रही है। लेकिन यहां पर गणपति बप्पा ने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है। एक तरफा यहां पर आप देख पा रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट, यानी कि ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रांड पूरी तरह से फेल हो रहा है। और शुरुआत में जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा था कि नहीं नहीं ये कह देना गलत होगा कि नकारा जा रहा है ठाकरे ब्रांड को। आप देखिए 69 पर आकर शिवसेना उद्धव गुट यहां सिमरता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी प्लस 118 पर। बिल्कुल, अभी भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ, क्योंकि देखिए दोनों भाइयों को मिलकर 2017 में 84 प्लस 7 यानी 91 सीट मिली थी। अभी 69 पे है वो, यानी 12 सीटें कम है। इसमें सबसे बड़ी बात मार्क करने वाली ये है कि कांग्रेस जो आए दिन एमआईएम को हर चुनाव में वोट कटाऊ पार्टी बोलती है, वो खुद वोट कटुए साबित हुए इस चुनाव में। कांग्रेस वोट कटुआ बन गई है, वोट कटुआ बन गई है, 30 से 12 पे पहुंच गई। इससे बुरा तो कुछ कांग्रेस के लिए सुनने को बाकी नहीं रह गया है। आप बताइए, राजनीतिक विश्लेषक उसको वोट कटुआ पार्टी बता रहे हैं। नहीं, वो साबित हो रहा है। देखिए ना, सामने उन्होंने दावा किया था कि हमें कम हिस्सा मिलेगा करके, मविया तोड़ी उन्होंने ये बनाई थी, और उन्होंने वो हाल कर दिया है खुद का कि 30 और 227 जगह पे वो जिनको वोट कटुआ कहते थे महाराष्ट्र में, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित, उनके साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का ये हाल क्यों बन गया जल्दी से? भाई उनको 30-40 वार्डों में उम्मीदवार तक नहीं मिले कांग्रेस को, ये हाल था उनका। तुलसीदास जी, एक बात आपको बता दूं, आपको भी पता होना चाहिए, वहां पर इतनी स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग करी यूबीटी और कांग्रेस ने, अलग हो गए थे ऑफिशियली, तो राज ठाकरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे ना कि राज के साथ नहीं जा सकते। बट लेकिन उद्धव ठाकरे की सेना ने ये कोशिश किया कि कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार सारे हैं वो सबको अपने टिकट पे लड़ाए जाए। तो कई ऐसे कांग्रेस की जो विनिंग कैंडिडेट्स थे वो उद्धव ठाकरे की टिकट पे लड़े हैं। तो वो तो कांग्रेस ने तो अपनी टाली वहीं लूज कर गई ना। कांग्रेस ने अपने अच्छे लोगों को उद्धव, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस अपना ये हाल क्यों? आप क्षेत्रीय दलों के आगे कितना झुकते जा? आपस की अंडरस्टैंडिंग यह, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, पहले ही समझ में आ रहा था कांग्रेस अकेले क्या कर लेगी, तो जो मदद करनी है वो उद्धव ठाकरे सेना की कर दो। ऑफिशियली आप कर नहीं सकते हो, राज ठाकरे के मुद्दे पर आप अलग हो गए हो, तो आप चुपचाप से अंडर द टेबल ये अलायंस करो और अपने ही अच्छे लोगों को यूबीटी के टिकट पे लड़वाओ। लेकिन कौन ऐसा करता है अपने अच्छे लोगों को उधर भेज देना? दिया उन्होंने। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है मेघा कि अपने अच्छे लोगों को दूसरी पार्टी से
टिकट देकर लड़वा रही है। चित्रा खुद तो डूब ही रहे हैं, पूरी तरीके से डूब ही रहे हैं, तो जो बन पड़ रहा है उससे ही मदद कर दो यूबीटी की। ये हुआ है तो जो उसके बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो क्या यहाँ पर वो चरितार्थ हो रहा है? कांग्रेस तो अब कांग्रेस का तो पिछला परफॉर्मेंस तक भी नहीं पहुंच पाए ना। आप देखिए कितनी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है कांग्रेस की। हाँ, तो उसके जो अच्छे कैंडिडेट थे, मैं ये इन्फॉर्मेशन के बिना पे कह रही हूँ आपको, उसके जो अच्छे कैंडिडेट थे वो इनकी आपस की टासट अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छे कैंडिडेट यूबीटी के ही टिकट्स पे लड़े हैं और वो जीत कर टैली किसका बढ़ा रहे, यूबीटी का बढ़ा रहे, कांग्रेस के टैली से निकल गए वो बाहर। तो ये हुआ है। अच्छा, अब आप सारी बातें कर रही थी कि थोड़ा बीएमसी का मतलब वो जो भारी भरकम जो बजट है उस पर भी आ जाइए। मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब जहां पर पानी की तरह पैसा आता है बीएमसी, जिस पर सभी की निगाह टिकी रहती है, बीजेपी बड़े दिन से चाह रही थी कि मेयर हमारा बने। कितने समय से चाह रही थी, और पिछला चुनाव में आपको जैसे मैं कह रही थी, पिछला चुनाव में वही थी, वर्षा के बाहर थी, और कितनी बीजेपी के अंदर जो तड़प थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। पर जीत की वर्षा हो गई बीजेपी। बिल्कुल जोर से वर्षा हुई। मैं आपको बताऊं 2026 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक में दर्शन करके शुरू की है, तो वो बप्पा का आशीर्वाद तो पूरा मिला ही देवेंद्र फडणवीस को। ये तो अभी लेकिन समय समय पर उद्धव ठाकरे भी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही नहीं जाते। इस साल पहला दिन, 1 जनवरी को वो आपको सिद्धिविनायक में शाम में आरती करते हुए दिखे। मेरी बात भी हुई थी उस दिन उनसे। पर अब देखिए, आशीर्वाद बप्पा का तो अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही दिख रहा है, और पहली बार जब ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं चित्रा, तो इसका ये मतलब होगा कि पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर आपको दिख सकता है। ये बीजेपी का मेयर पहली बार देख सकता है। हालांकि ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन आपको बताते चले 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और वहां पर पहली बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तो ये मुंबई वाली जो हवा है पहली बार की, ये क्या पश्चिम बंगाल में बहेगी? लेकिन एक बार फिर से मुद्दे कौन से रहे जो बीजेपी प्लस के लिए यहाँ पर काम? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ उन्होंने ये की कि एक मतलब आप देखेंगे कि इस बीएमसी इलेक्शंस में लड़ाई की क्या थी कि 2 टेंट्स के थे, एक हिंदुत्ववादी और एक मराठी मानुस की है। और ऐसा लग रहा था कि मराठी, क्योंकि पहली बार ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं, जो पूरे जो रिजल्ट्स होंगे वो इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे और उनके फेवर में जाएंगे और हिंदुत्व का मुद्दा हल्का पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। लेकिन आप जो अब इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहे हैं तो उसमें क्लियर कट है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है, इनफैक्ट वो एक सेंट्रल ग्लू है इस पॉलिटिकल माहौल में। और मराठी जो मानुस है वो, उन्होंने मराठी अपनी अस्मिता को हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ा, और जो आज आपको नतीजे दिख रहे हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए क्या मुश्किल हो गई? क्योंकि उनके ऊपर ये जो सेक्युलर ज्यादा बनने के आरोप लग गए, क्या उसने बहुत डेंट पहुंचाया है उद्धव ठाकरे की? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया सबसे जो बड़ा खामियाजा जो यूबीटी और को मतलब भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो मूल जो कहा था कि जो मूल बाल ठाकरे के, जैसे मैं पहले बता रहा था, बाला साहब का जो विजन था स्ट्रेडेंट हिंदुत्व का, उसको छोड़ के वो कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और अल्टीमेटली मामू वोट, मतलब अल्टीमेटली व्हाट इज मामू वोट इज एग्जैक्टली कि मराठी मानुस और मुस्लिम वोट। तो ये एक तरह से संदेश गया पूरे मुंबई में कि ये जो पार्टी है मतलब एक मुस्लिम समर्थन को लेकर मतलब आगे बढ़ रही है। हाँ, और इसी वजह से देखिए उद्धव ठाकरे के लिए भी बार बार जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल रहा। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए बीएमसी में स्ट्राइक रेट, यहाँ पर तकरीबन सारे चेहरे मुस्कुराते हुए हमने लगा दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर इस समय उदासी भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर लड़कर 92 पर अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना 90 पर लड़ी 26 पर उसकी बड़ी बढ़त कायम है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले अगर शिवसेना शिंदे गुट को आप देखेंगे तो अभी भी उनका स्ट्राइक रेट काफी पीछे यहां पर दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के लिए बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट देखिए 150 पर 60% का रहा है, लेकिन एमएनएस का सबसे ज्यादा बुरा यहां पर दिखाई दे रहा है राज ठाकरे। पहले भी आपको बताया कि नफरती पॉलिटिक्स के लिए ये जाने जाते हैं और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं। राज ठाकरे को यह समझना होगा, विधानसभा में अपने बेटे को पहली बार लड़ाए, जनता ने उन्हें भी खारिज कर दिया। इस बार भी उनकी ओर से ऐसे ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र का कोई नेता जो बाला साहब ठाकरे के परिवार से ताल्लुक रखता हो वो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन राज ठाकरे की वो पॉलिटिक्स थी सिरे से खारिज हो रही है। इनका भविष्य क्या होगा भगवान ही जाने। यहाँ पर देखिए एनसीपी शरद पवार के लिए भी अच्छी खबर सामने नहीं आई है, उनका तो अभी खाता भी नहीं खुला, यानी कि दोनों ही एनसीपी के लिए यहाँ पर बुरी स्थिति रही। चाचा भतीजे दोनों ही यहाँ पर कुछ भी कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 143 पर 12 पर, तो इसके हिसाब से आप देखिए कांग्रेस पार्टी के सांसद का मुस्कुराता हुआ चेहरा तो हमने लगा दिया है, लेकिन इस समय कितनी उदास होंगी ये बताने की जरूरत नहीं रही है। तो बीएमसी में ये जो स्ट्राइक रेट है वो आपको बता रहा है। फिलहाल बड़ी खबर आपको
आपको बताते चले, मुंबई में पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। बड़ी बातें बीएमसी नतीजों की आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। पहली बार बीएमसी में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है 3 दशक के बाद। बीएमसी में हमेशा वो पिछलग्गू पार्टी बनकर ठाकरे परिवार के साथ रहा करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए, जो परफॉर्मेंस की, जो मेहनत की, वो भारी पड़ गया उद्धव ठाकरे पर। मुंबई में नफरती राजनीति पूरी तरह से खारिज हो गई है। हालांकि निदेश राणे जैसे कुछ लोगों ने उस नफरत को अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि अभी फिलहाल 3 दशक के बाद बीएमसी से ठाकरे की सत्ता जा रही है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता आ रही है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ आने का भी कोई फायदा यहां पर नहीं मिल रहा है। अब ये गठबंधन रहेगा या फिर रिजल्ट के बाद आपस में आकर दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ा लेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मातोश्री से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अब क्या ही होगा माहौल वहां का, लेकिन फिर भी बताइए, सन्नाटे की तस्वीरें तो पीछे हैं, पहले जहां जश्न हुआ करता था, लेकिन अभी वहां पर पूरी तरह से उदासी फैली हुई है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने। आमतौर पर हम ऐसी तस्वीर मातोश्री के बाहर बहुत कम देखते हैं, और क्योंकि पिछले चुनाव में गठबंधन जब था, ठाकरे जीतते थे, तब यहाँ पर आपको बता दें कि 12-1 बजे के बाद तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो जाता था। लेकिन ज़रा देख लीजिए, ये कलानगर है। कलानगर जो कि मुंबई का एक चर्चित सोसाइटी है, महाराष्ट्र के जाने माने कलावंत, कला से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर घर है, और इसी में एक घर है मातोश्री निवास। और मातोश्री निवास की ये जो गलियाँ हैं, ये जो गली है आपको सूनी नज़र आ रही है। जो सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी बॉय हैं उन्हीं का आना जाना हमें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वर्ली मुंबई की, ये तस्वीरें हैं, जरा आप दिखा दीजिए साउंड अप करके, जिससे पता चले आदित्य ठाकरे के इलाके में इस समय भगवा लहर जो बीजेपी की है। देखिए यहाँ पर भी पहले भगवा एक ही हुआ करता था, उद्धव और बीजेपी का, लेकिन अलग अलग अब बढ़ चुका है। फिलहाल वर्ली के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं और शिंदे गुट के भी, भले ही शिंदे गुट बीजेपी के मुकाबले थोड़ा कम परफॉर्मेंस वहां पर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जोश उनका पूरा हाई है, क्योंकि मुख्य मुकाबले में हम सब ने देखा था कैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हराने के लिए शिंदे गुट ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाकर रखी हुई थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विरासत यही चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जनता भी उस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। नम्रता दुबे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर में तो चारों तरफ खुशी खुशी। नम्रता, जी बिल्कुल चित्रा, तस्वीरें अगर आप देखें तो बीजेपी दफ्तर में सब कुछ भगवा रंग का हो चुका है, सजावट बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। ये तस्वीरें तभी से सामने आने लगी थी जब मतगणना जो है वो पूरी हो गई थी। बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं वो यहाँ पर इस बड़ी जश्न को मना रहे हैं। क्या कहेंगे, बड़ा अंक लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम काफ़ी खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा रिजल्ट दिया है, और रुझान काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और जो ठाकरे बंधु साथ है उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? वो आके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज इंडिया नीड्स डेवलपमेंट एंड मुंबई नीड्स डेवलपमेंट, सो पीपल हैव वोटेड फॉर डेवलपमेंट। सही बात है, विकास के लिए लोगों ने मतदान किया है, चाहे कोई किसी भी तरह का भाषण दे उसको महत्व नहीं दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी के लिए? जीत रहे हैं हम लोग वहाँ पर, हमारा जो ठाकरे बंधु साथ हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है, खत्म हो गया उनका। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, वही जीत रहे ना हम लोग, अभी उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मुस्कुराहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर है, क्या कहेंगे आप लोग? भाजपा का महापौर बैठ रहा है, महापौर तो बैठेगा भाजपा का। ये अलग से सेक्शन बनाया गया है, यहाँ जलेबियाँ बनेंगी, लड्डू बनेंगे, तो ये पहले से तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे जो ज़्यादा भीड़ जो है वो एक ही दफ्तर में फिलहाल मुंबई में देखने मिल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस। और यहाँ आप देखिए बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, मंच तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखने मिले। देखिए, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो लोग आपको जो दिखाई देंगे वो आम लोग हैं, जो यहाँ बीजेपी जिस तरह आंकड़े दिखा रही है स्क्रीन पर उसको देखने के लिए पहुंचे, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो तस्वीर आ रही है बीजेपी जीत रही है उसको लेकर, अगर आप कुछ कहें? हम बीजेपी के वोट बीजेपी दिए, बीजेपी जीतेगा। जो ठाकरे बंधु साथ में आए थे उनके लिए क्या कहेंगे, जो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं बीजेपी को इंटरेस्ट, बीजेपी दिया वोट। क्या कहेंगे आप लोग? ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर, ये आम लोग हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक जश्न का माहौल यहाँ पर तैयार हो रहा है। सर, क्या कहेंगे ठाकरे बंधुओं के लिए? वो अभी
सब है ना सीट है ना ज़्यादा चुन के नहीं आए, इसीलिए दोनों भाई एकत्र आने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, आज जी है ना काफ़ी लेट ज्वाइन हुए जब मराठी जनता के वोट की बात करते वो उनको क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उनसे शिवसेना काफ़ी दूर लेके चले गए, और जब एकनाथ शिंदे बाहर चले गए उसी वक्त राज जी ने ज्वाइन करना चाहिए। एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, उद्धव जी को ज्वाइन करना, काफ़ी लेट ज्वाइन हुए। मागं तुला जॉईन व्हायला पाहिजे होते राज ठाकरे जितने लेट हो गए उतना ही ना फ़ायदा कम हो गया है। तो ये बातें ये आम मुंबई कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, इनकी बातें मैं आपको सुना रही हूँ। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखिए, चारों तरफ जो है तैयारियां चल रही हैं, ढोल गुलाल की तैयारियां हैं, और जैसे ही पूरे आंकड़े आ जाते हैं वैसे भी जश्न की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही पूरे आंकड़े आ जाएंगे हम मिठाइयाँ जलेबी बनते हुए आपको यहाँ दिखाई देगी। पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता पहुँचेंगे। 227 सीट है तो पूरे मुंबई के जो नेता हैं, जो पार्षद है, वो जीत कर यहाँ पहुँचेंगे अपने नेता से मिलने के लिए, और ये तैयारियाँ जो है वो भाजपा दफ्तर में यहाँ शुरू हो गई। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोग? बीजेपी जीती है, यहाँ पर मेयर जो है भाजपा का बनेगा? भाजपा का ही होना चाहिए मैम। और जो ठाकरे बंधु साथ है उनके लिए क्या कहेंगे? वो कुछ काम के नहीं है मैम। क्यों आपको? वो तो मराठी के बनता करते हैं, लेकिन हर भाषा को लेके चलना चाहिए उनको। हाँ। तो अच्छा, इसलिए आप लोग क्या कहेंगे? क्या कि किस चक्कर में? ठाकरे बंधु साथ भी आए फिर भी कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि वो लोग सिर्फ मराठी को लेके आगे चल रहे थे ना, बाकी पॉलिटिकल बाकी भाषाओं को भी साथ में लेके चलते थे। मुंबई सबकी है, सबके लिए बात करना चाहिए। हाँ, सबके लिए करना चाहिए। बिल्कुल। और जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है शिंदे जी के साथ, उस पर क्या कहेंगे? मैम मैं तो वैसे काम किया है, मतलब कि मुंबई में तो उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे अभी तो पिछले कुछ वर्षों से तो काम किया है। जैसे कि काम जिसका आपको भी फायदा हुआ वो बताएं आप, उसके बेस पर। अगर अभी तो जैसे मुंबई कोस्टल रोड बना है, मेरा वहीं से आने जाना है, या जैसे पनवेल से वो जो बना दिया अटल से, तो वो भी सही है हमारे लिए कि अगर पनवेल जाना होता तो वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। ठाकरे कह रहे कि उन्होंने बनाया, उनकी ठीक है नम्रता। अब उतना तो नहीं मालूम, मेरे को तो ये पता था कि जहाँ तक पता है। ठीक है, देखिए मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद थे मातोश्री से, वहां पर उदासी है। नम्रता बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, वहां पर किस तरह की रौनक है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वैसे सीख ली है, पहले से ही मिठाइयां बनवानी शुरू नहीं की जाती हैं। जब रिजल्ट आने लगते हैं और कंफर्म हो जाती है बीजेपी कि अब हम जीतने जा रहे हैं, उसके बाद वहां पर मिठाइयां बननी शुरू हो जाएंगी। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर है। फिलहाल बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और सीधे लेकर चलते हैं बीएमसी के बिल्डिंग से आंकड़े आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके जरिए आप जानेंगे कि बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा किस तरह से बनाया है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लस 118, शिवसेना उद्धव गुट सिर्फ 69, कांग्रेस प्लस बहुत बुरा हाल 12, अदर्स यहां पर 11। आपको बताते चले शरद पवार और अजित पवार यानी कि दोनों ही चाचा भतीजे के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि कहीं पर भी उनका खाता खुलता हुआ यहां दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहां देवेंद्र फडणवीस का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको बता रहा है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो कामकाज गिनाए, जैसा विधानसभा में परफॉर्मेंस रहा था भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट का, उसी को रिपीट करती हुई ये पार्टियां नजर आ रही हैं। और यहां पर पहली बार बीते 3 दशक में ऐसा होने जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार बीएमसी के इतिहास में अपना मेयर बनाएगी, जिसको लेकर पूरी ताकत बीजेपी के नेताओं की ओर से झोंक कर रखी गई थी। सबसे तेज नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिससे आप संपूर्ण ढंग से ये समझ पाएंगे कि अब तकरीबन रिजल्ट फाइनल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। वहां पर जलेबियां छानी जाएंगी, उसको लेकर तैयारी चल रही है। यानी कि बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले इस वक्त बीएमसी से सामने आई है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं ठाणे, अलग अलग जगहों की। ठाणे में भी देखिए बीजेपी प्लस 34 पर, और बाकी बहुत ज्यादा पीछे कहीं है ही नहीं। बीजेपी प्लस ठाणे में तो वैसे शिंदे जी का दबदबा बहुत रहता है और उसी हिसाब से ठाणे में दिखाई दे रहा है। पुणे में भी आप देख रहे हैं 165 में 56 पर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना शिंदे 2 पर, एनसीपी प्लस 9 पर, और यहां पर देखिए ठाणे की 131 सीटों में से बीजेपी प्लस 34 पर, जबकि बाकी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे। भिवंडी की तस्वीरें आपके सामने है। भिवंडी में बाकियों को अगर आप देखेंगे तो अदर्स थोड़ा ज्यादा हैं। नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में 151 पर बीजेपी 104, नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय
मुख्यालय है। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं। नागपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नागपुर में बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर लगातार बनी हुई है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। केशव उपाध्याय जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। नासिर हुसैन जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। किरण सोनावणे जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करते हुए केशव उपाध्याय जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हुई उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन नासिर हुसैन जी अब बताइए, आप ईवीएम पर ठीकरा पहले फोड़ते रहे, अब इंक पर ठीकरा फोड़िए, या महाराष्ट्र की जनता को ही बता दीजिए कि उनको बीजेपी और शिंदे क्यों पसंद आते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है ना, आपको सिरे से खारिज कर दिया है मुंबई की जनता ने। हुसैन साहब। बिल्कुल चित्रा जी, ऐसा नहीं है कि जैसा आप बताने रही है कि हमने मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, मुद्दा लेके हम मुंबईकरों के पास गए। चाहे वो आप देखिए बारिश के समय मुंबई की हालात कैसी रहती थी, सलम के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ, उन मुद्दों पे हमने लड़ा। पर इन्हें मुबारक हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने इन्हें जिताकर जो दिया है उसके लिए इनकी जीत का मुबारक देते हैं, क्योंकि ये आवाम की वोटिंग नहीं है, ये जनता ने वोट नहीं किया हुआ वोट, क्योंकि जनता इनके मुखालफत में थी, जनता इनसे नाराज थी, क्योंकि बीएमसी में इतना करप्शन था। 2017 तक इनकी ही सत्ता थी, 25 साल तक बीजेपी और शिवसेना साथ में मलाई खा रही थी। 74,000 करोड़ रुपया बीएमसी के बजट का पैसा कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चलता है। आज तक वहां के सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए, वहां आज तक स्लम एरिया की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली, जितने नारे इन्होंने दिए। मगर ये कहते हैं ना सर, अभी तो आपकी भी तकदीर नहीं बदली ना सर। की जीत है नासिर हुसैन साहब, अभी तो आपकी तकदीर बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। पहले तो आप बताइए, आपकी तकदीर इतनी बुरी क्यों हो गई? इतने मुद्दों पर चुनाव लड़ी अगर कांग्रेस पार्टी तो। नहीं, हार या जीत जो भी हो, पर हम मुद्दे से अटल थे, मुद्दे पे ही टिके। आखिर 74,000 करोड़ का बजट किधर जाता है, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? बीएमसी में उद्धव ठाकरे देंगे और कौन देगा? नहीं, तो उसके साथ क्या ये भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं थी? ये दोनों आप साथ में हैं, उद्धव जी से पूछ लेते इतना बड़ा बजट पैसा कहाँ जाता है। ठाकरे से हमारा कोई अलायंस नहीं था, हम अपने मुद्दे पे अकेले चुनाव लड़ रहे थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का इलेक्शन लड़ रहे थे, ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन था, हम उनके साथ खड़े थे। पर इन्होंने जिस तरह से वोटिंग लिस्ट को छिपाया, जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की, जिस तरह वोटरों को जाने से रोका गया, पैसों का रंगा खेल नाचा गया, वो सब कैमरे पे है, सब दिख रहा था कि नोटा को दबाओ तो बीजेपी का टिकट निकल रहा था। वो कैसे मुमकिन हुआ? ये सब हमने रिटेन कंप्लेन किया है, जनता देख रही है, पूरा नेशनल चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इनका साथ दिया है, ये जीत उनको मुबारक हो। पर मुंबई करो की परेशानी खत्म नहीं हुई, मुंबई करो आज भी बारिश के गड्ढों में ही घूम रहे। जब विधानसभा में आप लोग साथ में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पूछ लेना चाहिए था उद्धव ठाकरे से, इतना मोटा मोटा बजट है, वो किसकी भेंट चढ़ जाता है कि जब भी बारिश होती है मुंबई के लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस समय बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे जो मुंबई में हुई बारिश में डूबते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के, क्योंकि जिस तरह की बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी की बन गई है, बीजेपी और शिंदे गुट की। किरण सोनावणे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रवक्ता शिवसेना के हैं। सर, आपको जितने उत्साह में देखा जाना चाहिए किरण जी, उतनी तस्वीर आ नहीं रही है। बीजेपी बहुत आगे निकल गई, आप लोग फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पीछे रह गए। क्या इस वजह से ऐसा है कि जिस तरह की उम्मीदें थी उस पर शिंदे जी भारी नहीं पड़ पाए? चित्रा जी, हमने महायुति में चुनाव लड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा और भी हमारे ये जो जहाँ पे आगे चल रहे हैं वहाँ पे स्थिति सुधर सकती है। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए कि महायुति की तो सुनामी आ चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में जितने भी 29 महापालिका के चुनाव है और महायुति के चुनाव में लेकर हम लोग महायुति कर लड़ रहे थे और कहीं कहीं हम लोग सामने भी लड़े। लेकिन हमारी स्थिति जिस तरह से आज तक लोग बोल रहे थे कि ये नकली सेना है, ये है, तो मुंबई के लोगों ने दिखा दिया ना असली सेना कौन है और असली किसके पास लोग हैं, ये तो दिखा दिया है ना चित्रा जी। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई ठाकरे बंधुओं से थी और असली लड़ाई इसी बात को लेकर थी कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसको लेकर कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी, तो उस पर यकीनन जनता आपके ऊपर मोहर लगाते हुए नजर आ रही है। एक बार जरा जश्न की तस्वीरें हम फुल फ्रेम में दिखाएंगे और इसी के साथ अपने दर्शकों को मैं जानकारी दूंगी कि आज के ये जो रिजल्ट है उसके मतलब मायने क्या हैं। जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बताते चले रुझानों में बीजेपी की बढ़त के मायने आपको बताते चले बीएमसी चुनाव के नतीजों में भाजपा और महायुति
यानी कि शिंदे गुट की इस जीत ने मुंबई की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। 25 सालों तक शिवसेना के कब्जे में रही बीएमसी में भाजपा का नंबर 1 बनकर उभरना केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत है। शिवसेना शिंदे गुट की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां जहां जो जीत रहा है उसके कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना के एक अधिकार का अंत भी हुआ है। बीएमसी पर 1997 से अविभाजित शिवसेना का राज था। भाजपा की आज की इस जीत का सीधा मतलब है कि मुंबई के प्रशासन पर अब मातोश्री का जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। यानी कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से यहाँ पर अब मातोश्री जिस तरह का दबदबा बनाकर रखी हुई थी उसमें ये बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। आपको बताते चले मराठी मानुष ने भी किस तरह से अपने रुख में परिवर्तन किया है। मुंबई का मराठी मतदाता केवल शिवसेना के पास है ये माना जाता रहा था, लेकिन भाजपा और शिंदे की जीत ये बता रही है कि ठाकरे बंधुओं ने ये जो चाल चली थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई। और इन सब के बीच इस बात को भी जानिए, देवेंद्र फडणवीस का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद ये बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। कई बार मेघा ने उनका इंटरव्यू भी किया है। मेघा से मैं समझूंगी देवेंद्र फडणवीस का ये जो बढ़ता हुआ कद है उसके मतलब मायने दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले 2017 में भाजपा शिवसेना के बहुत करीब 82 सीटें पहुंची थी, लेकिन अपनी मेयर नहीं बना पाई थी। 2026 में जीत का मतलब है कि फडणवीस ने अपना वो पुराना लक्ष्य पूरा कर लिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। शिंदे गुट पर मोहर लगा दी है महाराष्ट्र की जनता ने। भाजपा के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के लिए ये बहुत बड़ी संजीवनी है और वहीं विपक्षी दलों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेघा। फिर उसी सवाल पर देवेंद्र फडणवीस जिनका कद लगातार बढ़ा, विधानसभा चुनाव में एक तरफा जो स्ट्राइक रेट हम सबने देखा था और फिर अब ये बीएमसी के नतीजे, देवेंद्र फडणवीस का ये जो बढ़ता हुआ कद है दिल्ली दरबार में किस तरह का दस्तक? मुझे लगता है दिल्ली दरबार से दूर ही रहेंगे वो। हाँ, दिल्ली दरबार के आसपास आने की अभी मंशा तो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। और ये सवाल कई बार हम लोगों ने उनसे पूछा है। मेरे पिछले इंटरव्यू में भी 5 मिनट एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ही हुआ उसके ऊपर, जब वो बार बार कह रहे थे कि मैं दिल्ली से दूर ही ठीक हूँ यहाँ पर। और वैसे भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी यही कहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पर, खुश हैं बहुत महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक कद बहुत ज्यादा बढ़ा। वही मैं उसी बात पर आ रही थी चित्रा। देखिए, एक विश्वास का चेहरा बन गया है देवेंद्र फडणवीस। उन लोगों को ये लगने लगा है, जो ये हिंदू मुसलमान इलेक्शंस आते हैं तो हर राजनेता करते हैं, लेकिन बाकी समय पूरे साल में तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खूब किया था ना, वो बिल्कुल करते। मैं तो कहती हूँ इलेक्शन के विधानसभा में तो इतने आग उगले थे उन्होंने अपनी जुबान से, हालांकि मोहर लग गई उस पर, जनता ने वोट। मैं कहती हूँ चित्रा की इलेक्शन के 15 दिन पहले आप हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं, लेकिन पूरे साल, बाकी पूरे साल विकास पुरुष की जो इमेज है उनकी, डेवलपमेंट मैन की इमेज है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की इमेज जो है उनकी। और इस बार मैं आपको सच बताती हूँ, जो लोग बाहर निकले वो इस विश्वास से निकले कि अगर देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीएमसी में आएगी तो शायद कुछ बदलाव होगा। और ये क्यों उन्हें लगा? क्योंकि इस बार उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया आपको। कोस्टल रोड डिलीवर किया आपको, अटल सेतु डिलीवर किया आपको, नया कोलाबा से जो मेट्रो शुरू हुई है वो डिलीवर किया आपको। कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बना के दिखा दी। मेरे जैसा आदमी जो हर बार जाकर साउथ मुंबई में रहता है, मुझे बीकेसी जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था, 1 घंटा लगेगा, ट्रैफिक में फंस जाऊंगी, 20 मिनट लगता है मुझे चित्रा। ये बात मैंने कहा उनको, 20 मिनट अब लगता है मुझे। तो जिंदगियां बदली हैं वहां पर और लोगों को ये लगने लगा है कि ये एक ऐसा आदमी है जिसे विकास से मतलब है। बाकी चीजें ये सब करते हैं, बाकी चीजें भी खूब कहते हैं, करते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जितना भी आप उनको ताना मारे, लेकिन नहीं मैंने पाकिस्तान तक भेजने का इंतजाम देवेंद्र फडणवीस मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप में और असदुद्दीन ओवैसी में फिर अंतर क्या है, अगर वो आग उगल रहे हैं धर्म के नाम पर, आप भी वही कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई ठीक से सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूं, मैं शुरुआत नहीं करता हूं। पर मैं आपको बताऊं चित्रा, जो गंदा काम खुद से बीजेपी नहीं कर पाती, अपने बड़े बड़े नेताओं से नहीं करवा पाती, उसके लिए नीतीश राणे को रखा है। वो नीतीश राणे वही गंदगी जाकर करते हैं बाहर, है ना। हिंदू हरे रंग को लेकर कैसी कैसी टिप्पणी
की नहीं वो हाँ हरे रंग को लेकर उसके बाद ओवैसी का नारा खोल देंगे और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे मुझे तो ऐसी बातें तो टीवी पर हम लोग बोल भी नहीं सकते। मेघा जिस तरह का मगर राज ठाकरे भी कुछ कम नहीं थे चित्रा। इस बार मुझे लगता है अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारा है इस बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों ने। अभी आप अन्नामलाई से नितेश राणे तो अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी में चूंकि इतने बड़े बड़े लीडर हैं कि उनकी पूछ होती है, खबर बनते चले जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अपने आप में बड़ा चेहरा। जब उन लोगों की ओर से इतने नफरती बयान दिए जाएंगे तो फिर उसका असर होगा। और अब मुझे लग रहा है राज ठाकरे को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अब ये नफरत वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। चित्रा अब आप कितनी बार इस तरीके का धोखा खाओगे? अन्नामलाई कहीं रसमलाई तो नहीं भिजवाने वाले हैं राज ठाकरे को? अब अन्नामलाई से अब जरा मैं पूछूं अन्ना से कि वो क्या भिजवाने वाले हैं राज ठाकरे? लग रहा है पक्का रसमलाई जाने वाली है राज ठाकरे के लिए। लेकिन आप लुंगी हटाओ और मतलब वो लाइन भी आप ये बजाओ, ये तो बाला साहब ठाकरे के समय से ही मगर अब नहीं, ये रेजोनेट नहीं करता है लोगों के साथ। आप उत्तर भारतीय के अगेंस्ट बोलेंगे, आप दक्षिण भारतीय के अगेंस्ट बोलेंगे, ये काम नहीं आता। रादर रिवर्स कंसोलिडेशन होती है इससे। आप जितना नफरत फैलाते हैं लोग दूसरी तरफ एक साथ हो जाते हैं। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सिंपल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि धुरंधर कौन, मुंबई का धुरंधर कौन, तो उसका जवाब मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस बनकर आए हैं मुंबई के धुरंधर। तो अब बताने की जरूरत नहीं है देवेंद्र फडणवीस ने अपना कद किस तरह से बढ़ा लिया है, जिसको लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले इतने नफरती बयान दिए गए थे महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से मुंबई में बीएमसी के लिए ठाकरे परिवार की ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर दिया है यहाँ पर जनता ने। और देवेंद्र फडणवीस की एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और तीसरी तरफ विकास वाली पॉलिटिक्स पर मोहर लगाया गया है। शिंदे जी के लिए भी आज खुशी की खबर, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं शिंदे जी की मुख्य लड़ाई उद्धव ठाकरे से है कि वो बड़े नहीं बनने चाहिए, उनकी सीटें ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो आज उनको भी राहत की सांस मिली होगी। बिल्कुल। और ये देखिए कि बार बार हर चुनाव में ये हो रहा है कि ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी कौन आगे लेके जा रहा है। और ये बार बार हम लोग को लगता है कि मोहर अभी लग रही है कि मतलब उनके पास तो सिंबल है, धनुष बाण का सिंबल तो है, पार्टी सिंबल ओरिजिनल जो शिवसेना का था। और बिल्कुल जिस तरह की राजनीति बाला साहब ठाकरे करते थे, जिस तरह की राजनीति में विश्वास करते थे, वही शिंदे सेना उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शिंदे जी ने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं और किया। बिल्कुल। और बार बार देखा जा रहा है कि मराठी मानुस जो है वो ज़्यादा मात्रा में इनके साथ है। एक जो पहली बात जो कह रहे थे कि नहीं देवेंद्र फडणवीस जी का क्या मतलब, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ उन्होंने वो की है जो एस्पिरेशनल मुंबई करे उसको टारगेट किया है। ठीक है, वो हिंदू मुसलमान का जो है कि दोनों तरफ से मतलब एक इलेक्शन से थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। क्या इससे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी से सीखा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास की बात मुझे याद है कि जब शुरू में दिल्ली आकर वो देश में उम्मीदवार के तौर पर जब उनकी धमक बढ़ रही थी तो वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे देवेंद्र फडणवीस। और दूसरी तरफ टोपी भी उन्होंने एक वक्त पर नहीं पहनी थी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो यानी कि एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, तीसरी तरफ विकासवाद, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, लिटरली मतलब देवेंद्र फडणवीस जी उस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जब हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल में सबसे 2 चीज़ें उसके केंद्र बिंदु थे, एक तो हिंदुत्व और दूसरा विकास मिलता है। और ये दोनों चीज़ें आपको अभी महाराष्ट्र में दिखाई दे पड़ रही है। और एग्जैक्टली उसी कारण जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या अभी जो बीएमसी इलेक्शंस में, उन चीज़ों को दर्शाता है, उन्हीं चीज़ों को दर्शा रहा है। शिंदे जी बड़े खुश होंगे और आपको लग रहा है कि अन्नामलाई रसमलाई भेजेंगे राज ठाकरे के लिए कि देखिए इतना मतलब उनकी ओर से जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण भारत से कोई एक युवा आकर जो आईपीएस रहा है और उसने अपनी नौकरी छोड़कर उसने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी जगह बनाने की, आप उनके लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। खुद तो आप पिछले 2007 से पॉलिटिक्स का हिस्सा है पार्टी बनाने के बाद, लेकिन देखिए हर जगह शून्य। ताज्जुब हुआ आपको मेरी बात सुनकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाजपा के स्टार प्रचारक अन्नामलाई ने जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने ठाकरे के स्टार प्रचारक का काम किया। क्योंकि मराठी मानुस जिस तरह से उसे आंदोलित दिखे, देखिए इसमें जो बातें आती है उसमें राज ठाकरे ने क्या कहा, उनका कैसे झटका देख रहे हैं हम देख रहे हैं। क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात करें तो मैंने सुबह ही कहा था कि भाजपा इस बार ज़्यादा स्ट्राइक रेट लेके आएगी। 2017 की तुलना में 67% स्ट्राइक रेट अभी तक के आंकड़ों पे दिखाई दे रहा है। शिंदे की शिवसेना 28% पर सिमट गई है। उद्धव ठाकरे का 36% है, वहाँ पे भी पार्टनरशिप 16% पर सिमट गए हैं। तो यहाँ की बात करें तो मैं वापस वो दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पर
शिंदे की शिवसेना के लिए आपने जो सवाल पूछा था उनके प्रवक्ता को, थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम भी है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ज्यादा गम। अब वो बताएंगे कैसे अपने मुंह से? खुशी इसलिए कि ठाकरे के हाथ से मुंबई चली गई, बड़ा झटका है, क्योंकि 1985 में समाप्त होने के कगार पे पहुंची शिवसेना को बाला साहब ठाकरे तभी महाराष्ट्र में फैला पाए थे जब मुंबई मनपा की सत्ता आई थी। इसलिए ध्यान में रखिए, मुंबई मनपा उसलिए चुनाव के लिए पैसे भी तो चाहिए जो आपको आराम से बृहन मुंबई महानगर पालिका से मिल जाते हैं। आपने जो भ्रष्टाचार का सवाल पूछा, यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी जिसके पास 74,000 करोड़ का बजट है, वो स्टैंडिंग कमेटी अंडरस्टैंडिंग कमेटी है, सब मिलके वहीं पे वो करते हैं। उसमें ठाकरे सत्ता में सबसे ज्यादा हिस्सा उनका। और दुखी क्यों है शिंदे जी, थोड़े से दुखी क्यों? दुखी जाहिर सी बात है, देखिए ना, ठाणे में वो जीत रहे हैं, लेकिन बाकी मनपाओं का हाल आप देखोगे तो भाजपा की स्थिति ऐसी है कि भाजपा को अब शिंदे, जैसे अजित पवार की आपने बात की, पुणे और पिंपरी भले भाजपा के पास बार बार अब वो पर्ची लेकर दिल्ली दरबार में देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करने नहीं आ पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहले कांग्रेस के जमाने में होता था, मैं सुनता था कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिल्ली जाते थे, लॉन पे उनको गांधी परिवार के एंट्री मिलती थी और यहाँ के डिंग मुंबई में मारते थे कि देखिए मैडम ने हमको 10 मिनट का समय दिया, आधे घंटे का दिया। उस तरह की नौबत इस तरह के नेताओं को, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस वैसे भी इस तरह के दबाव को मानते हुए दिखाई नहीं दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसलिए तो उनको दिल्ली आना पड़ता है ना, वो नहीं मानते हैं, इसलिए अब एकनाथ शिंदे जी शिकायत लेकर दिल्ली आते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जो सूत्र हमें जानकारी। देखिए मुंबई मनपा पे उनको जगह छोड़नी पड़ी और मेघा खुश हुए जा रही है इस सवाल पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो एक और बात आई थी ना, इन आंकड़ों में जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत की भाजपा बात करती है, लेकिन मुंबई की राजनीति सेक्युलर मुक्त हो रही है। सिर्फ 10%, 8-9% तक की सीटें मिली है सेक्युलर पार्टी। ये सेक्युलर मुक्त हो जाएगा तो कैसे, हमारा देश तो सेक्युलर ही है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ा है पूरा का पूरा मुंबई। बिल्कुल, देखिए ठाकरे कितना भी कहे, लेकिन वो पूरी तरह से हिंदुत्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि मराठी मतदार जो है उनका वोटर, वो बेसिकली हिंदू वोटर ही है। उस तरह से मुस्लिम वोट एड ऑन हुए उनके पास, टॉप अप है हम कह सकते हैं। तो इस स्थिति में 8-9% पर सेक्युलर पार्टियां, उसमें कांग्रेस एनसीपी के दोनों, क्योंकि अजित पवार सिर्फ 3 सीट जीत पाए, वो भी नवाब मलिक के बदौलत होगा, उनकी अपनी कोई वहाँ पे प्रभाव नहीं है। तो 8-9% तक सीमित गए हैं सेक्युलर पार्टियाँ। एक ही छोटी सी लेकिन बात करूँगा मैं कि आपने कहा नफरत की राजनीति खत्म हो गई मुंबई से। भाषाई की नफरत की राजनीति को झटका जरूर मिला है, लेकिन धार्मिक नफरत की राजनीति को फायदा भी मिल रहा है। इसमें तो बीजेपी भी माहिर है, नीतीश राणे को आगे कर करके भारतीय जनता पार्टी तो पूरा माहौल बनाने के लिए। मेघा जी ने बहुत अच्छी बात की इस बारे में। उन्होंने जो उनके निरीक्षण किए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बाकायदा, जैसे मैंने अजित पवार के बारे में कहा था कि ब्रीफ दे दिया, आप वो असाइनमेंट करना है, आपको वोट कटुए का, उसी तरह से नीतीश राणे जैसे शख्स को आगे करके पूरे महाराष्ट्र में घुमा के किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को जवाब कौन देगा, और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना कौन साधेगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूरज ओझा सीधे शिंदे गुट के जितने लोग एक जगह मौजूद हैं उसी दफ्तर से। अब यहाँ पर तो सूरज, आज की जो सुबह है उसकी सूरज की किरणें शिंदे जी के लिए भी बहुत राहत लेकर आई है, जिस तरह की परफॉर्मेंस बीएमसी में देखने को मिल रही है बीजेपी प्लस की। जी बिल्कुल देखिए, मुंबई में शिंदे को अपने पैर पसारने थे और इस बार जो चुनावी रुझान आए हैं, जो नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें उन्हें जो भी सीट मिली है वो उनका प्लस है, ऐसा बता रहे हैं उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर दिनेश शिंदे जी मेरे साथी हैं। देखिए, आप पहले अगर शिवसेना की बात की जाए तो उनके पास 84 कॉर्पोरेटर्स थे, जिसमें से 65 आपने ले लिए थे, वो भी सीट कम हुई। क्या राहत कहेंगे या आपके लिए उगता हुआ सूरज कहेंगे? जो 65 हमारे पास आए थे वो बोर्ड एक्सपायर हुआ था, 2017 से 2022 तक का बोर्ड था, लेकिन अभी के जो ही इलेक्शंस थे ये फ्रेश इलेक्शंस थे, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऐसा टेक्निकली अगर देखेंगे तो 0 था, उसका अभी तकरीबन 30 के आसपास पहुंचा है। तो इट इज़ अ गुड फिगर, इट इज़ अ गुड बिगनिंग फॉर अस। किस तरह के अब आप देख रहे हैं अपने आप को, पूरे महाराष्ट्र में कई तरह के रुझान आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि पार्टी में भी एबीपी न्यूज़ का चैनल लगाया है और हर कोई इसे देख ही रहा है, क्योंकि जो डेटा जो हम दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, वो बड़े ही एक्यूरेट होते हैं। हमारे उसे हर कोई मान रहा है। दिनेश जी से हम बात करेंगे, क्योंकि हर जगह के डेटा वो भी देख रहे हैं इसी एबीपी न्यूज़ पर। तो किस तरह ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स किस ओर इशारा कर रहे हैं आप?
ये नंबर्स जो आए हैं, हम लोग बम्बई में जो है अलायंस में लड़ रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी का अलायंस है। और आपने देखा रहेगा जो रुझान आए हैं वो सत्ता की तरफ युति को ले चुके हैं। तो जो मुंबई में सत्ता जो है वो उद्धव ठाकरे जो 25 साल राज कर रहा था उसको लोगों ने लात मारा है और शिवसेना बीजेपी के अलायंस को आज मुंबई का जो कारोबार है वो हाथ में दिया है। देखिए, शिवसेना की जहाँ से शुरुआत हुई थी, लालबाग कहते हैं, लालबाग में शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है। लालबाग में उनका उम्मीदवार जीता है। लालबाग से शुरुआत हुई थी शिवसेना की, जो दो फाड़ में बढ़ गई है। लेकिन शिवसेना जो धनुष बाण आपके पास है वो लालबाग में जीतता है। 1966 में बाला साहब ने जब शिवसेना स्थापन की थी, उस समय में लालबाग परेल एरिया जो था वो शिवसेना का वो गढ़ था। वहाँ पे से बीज जो लगाए थे उससे शिवसेना आगे बढ़ी थी। और हमारे अभी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो बाला साहब के विचार लेके शिवसेना चल रही है, उसकी शुरुआत भी लालबाग राजा के वहाँ से हमारे जो पार्षद है अनिल कोकिल, उनकी जीत हासिल हुई है। और ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ठाकरे के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये धक्का ही है, अभी पूरा धक्का ही दिया है बम्बईकरों ने। अभी ऑलरेडी अलायंस का गवर्नमेंट बीएमसी में इस्टेब्लिश होने वाला है, तो इससे और बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है सूरज, सुना अपने जो आत्मविश्वास है जिस तरह से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी मैं दोबारा आपके पास रुख करूंगी। शिंदे गुट में कितनी खुशी की लहर है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ ठाकरे सरनेम रख लेने से या सिर्फ वही होने से विरासत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम शिंदे शिवसेना कर रही है। अब कम से कम शिंदे गुट इस बात को और प्रमुखता से यहां पर रख पाएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, यहां पर धुरंधर साबित हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, कोई नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ वही नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चले स्ट्राइक रेट में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे नंबर 1 बनकर खड़ी हुई है। बीजेपी ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवी मुंबई की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से सुना रहे हैं, जरा ऑडियो सुनते हैं। ये महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। यकीनन रेहन इस बीएमसी को जीतने के लिए इन लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी हुई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता बीजेपी का हर कोई किस तरह से चुनाव में जब जुटता है तो फिर वो कुछ और नहीं देखता। हालांकि इसको लेकर निशाने पर भी बीजेपी रहती है कि 24 घंटे सातों दिन दिमाग में सिर्फ चुनाव ही चल रहे होते हैं। लेकिन ये बात सच है, एक तरफा यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और मुंबई को पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त कर लेने में भी कामयाबी उसको मिल रही है। हमारे साथ नासिर हुसैन जी प्रवक्ता कांग्रेस के और किरण सोनावणे जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के जुड़े हुए हैं। नासिर हुसैन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी का ये लक्ष्य था कि कैसे कांग्रेस मुक्त कर दिया जाए हर हिस्से को, और उसमें आप लोगों ने भी मदद कर दी। जब आप गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे तो फिर यकीनन ये हाल बनाएंगे अपना। हुसैन साहब, नहीं, कांग्रेस मुक्त तो शायद ये कभी हो ही नहीं सकता। कांग्रेस एक विचारा है जो विचार को शायद कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। चंद नंबर से हम जरूर पिछड़ जाते हैं, कहीं उन्हें 10,000 वोट मिला होगा, कहीं हमें 8,000 मिला, पर मुक्त नहीं हो सकते। मगर आपने ये नहीं बात किया कि अजीत पवार को यही पिपरी चिंचवड में जाके बोलते 70,000 का घोटालेबाज है। इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर चौहान कहते हैं तुम अपने हैसियत में रहो, इसको लेने से हमें नुकसान हुआ। उसको ईडी ईबी का ये दिखाते। एकनाथ शिंदे को खौफ और डर दिखाया गया। आज एकनाथ शिंदे के मुंबई में क्या हालत है? आज भी ठाकरे ब्रदर से कहां चले गए? ब्रांड कौन है वो तो दिख रहा है मुझे कि 26 पे सिमट गए। कांग्रेस को खत्म कर देना शायद बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। नंबरों में हम पिछड़ गए, मगर विचारधारा में हमें नहीं हरा सकते हैं। जब हिंदू वोटरों को मारा जा रहा था मुंबई के अंदर, तब बीजेपी कहां खामोश थी? यही राजस्थान के लोग थे, यूपी के लोग थे, बिहार के लोग थे। नासिर हुसैन साहब, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को कौन मान रहा है? आप अपनी विचारधारा लेकर खुश होते रहिए। जनता जब वोट डालती है लोकतंत्र में, वही जनार्दन होती है, वही फैसला करती है। अब उसने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो विचारधारा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस खुश हो जाए अपनी विचारधारा लेकर। मिशनरी की जीत है, इलेक्शन कमीशन की जीत है, ये जनता की वोट नहीं है। आप नहीं समझेंगे। मैं कल
दोपहर से ये इलेक्शन कंप्रोमाइज हो चुका था। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तमाम मीडिया में न्यूज दिया किस तरह से मैनिपुलेशन शुरू हुआ, ईवीएम बंद किया गया, ईवीएम शुरू नहीं हो रहा था, वोटरों को वोट देने से रोका गया, ये सारा चीज दिखा रहे थे। हाथों की स्याही छिपा के फेक वोटरों को लाया गया, तो पूरा मैनिपुलेशन किया गया है। ये हम पहले दिन से कह रहे, ये पूरा मैनेजमेंट है, ये कोई जीत नहीं है। आप लोगों को कोर्ट चले जाना चाहिए, इस तरह के आरोप लगा रहे नासिर हुसैन साहब। अब जरा ये भी बता दीजिए, फिर तो लोकसभा में जब आपको ज्यादा पार्टी, अब देखिए इन सब के बीच राणे साहब का, नितेश राणे का बड़ा बयान आ गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता हैं नितेश राणे। हालांकि जहरीले बोलने में नितेश राणे पीछे नहीं रहते हैं। उनका कहना है जो हिंदू हित की बात करेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का ये बयान है नासिर हुसैन साहब। वो कह रहे हैं हिंदू हित के जो बात करेगा वही राज करेगा महाराष्ट्र पर। अच्छा, यही जब यूपी बिहार के हिंदुओं को मारते थे तो कहां थे ये नीलेश राणे? जब दूसरे को उसी समय कौन लड़ रही थी हिंदुओं की लड़ाई? सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी। जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब इनकी आवाज बंद हो जाती, तब ये कमरे में बंद हो जाते। आज बहुत हिंदुओं की फिक्र कर रहे हैं। उस समय कोई लड़ रही थी, मीरा हो, बैंदर हो, बॉम्बे हो, तमाम जगह पे आप देखेगा सिर्फ एक ही पार्टी लड़ रही थी इन लोगों के लिए, तो वो कांग्रेस थी। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ये डरपोक लोग हैं, सिर्फ भाषण देके घर में छिप जाने वाले लोग हैं। इन्हें नहीं मालूम है, इतिहास नहीं मालूम है किस तरह से इन्होंने अत्याचार किया है। आज बोलते हैं नफरत, पहले दिन से सिर्फ मुंबई में नफरत बेचा। ये बोलते हैं मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, पुणे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा ऑडियो भी सुना देते हैं। वहां पर पुणे में किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और जोश में है कार्यकर्ता। कष्टाला यश मिळालं आणि माझ्या सगळ्या प्रभागातले नागरिक आणि माझं कुटुंब वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मराठी में वो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन यकीनन उत्साह से यहाँ पर लबरेज भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। नितेश राणे बोल रहे हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। किरण सोनावणी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी और यकीनन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए हर तरफ से बहुत अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ये बात भी सच है किरण सोनावणी जी, आप लोगों ने अपनी पार्टी से जिस तरह की उम्मीदें की हुई थी, जहां साथ लड़ रहे हैं वहां पर भी, जहां साथ में नहीं है वहां पर भी, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस, किरण जी क्या चूक हो गई आप लोगों से? ऐसी कोई चूक नहीं हुई है चित्रा जी। जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है महायुति में, और आप देखोगे कि हमारे लिए जिस तरह से बातें कही गई थी, मुंबई में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा यूबीटी से और मनसे से लोहा अगर किसने लिया होगा तो वो हमारी पार्टी ने लिया हुआ है। बिल्कुल। और इसको देखते हुए हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो, जैसे कि हमारे मुंबई से हमारे दिनेश जी ने कहा कि ये हमारे लिए एक अच्छी तरह से शुरुआत है। और महाराष्ट्र से भी जो भी जैसे नतीजे आ रहे, कल्याण से आ रहे हैं, फिर बाद में उल्लासनगर से आ रहे हैं, फिर थाना से आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बात क्लियर कट जिस तरह से प्रचार किया गया था मराठी मानुस का और इसका उसका, और लिगेसी की जो बात की गई थी, तो लिगेसी की बात में तो हम लोग खरे उतरे कि जो फिलोसॉफिकल लिगेसी है वो आज भी हमारे पार्टी के पास है, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। और महायुति में ऐसा होता है कभी कि जैसे हम लोग भाजपा के साथ में लड़े हैं तो भाजपा को भी तो हमारा फायदा हुआ है, तभी बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस बढ़ा है। ये बात तो बिल्कुल सही है किरण सोनावणी जी, लेकिन इस बात को मान तो ले भाजपा के लोग कि यकीनन आपका वोट ट्रांसफर हुआ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बम है। पुणे की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुणे 165 में से 82 पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि क्लीन स्वीप। एक तरह से अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें आप कह सकते हैं जोश में है कार्यकर्ता। जरा सुनते हैं कि किस तरह से वो अपने इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली आने में भले ही अभी 2 महीने का वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के लिए होली का अवसर आज ही आ गया है। कार्यकर्ता अपनी बातें कुछ कह रहे हैं, की जीत है, हिंदी में बोल रहे हैं, सुन सकते। हम पे भरोसा रख के हमें इतने वोटों से जिताया है। मैं पूरे मतदार बंधु भगिनों का मैं आज तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं का मैं धन्यवाद मानता हूँ।
धन्यवाद। आप देखिए किस तरह से जीत का सेहरा पहने हुए हैं कार्यकर्ता, पूरे जोश से यहाँ पर लबरेज नजर आ रहे हैं। वहाँ पर होली मनाई जा रही है। अभी भले ही 2 महीने का वक्त है, 4 मार्च को वैसे तो होली सेलिब्रेट की जानी है, लेकिन आज रिजल्ट के दिन 16 जनवरी को ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिंदे गुट के तमाम नेताओं के साथ मिलकर किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, आज का वक्त भी है, तारीख भी है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने तमाम मेहमानों का एक बार रुख करते हुए सबसे पहले मेघा में आपके पास आते हुए देखिए यहाँ पर जश्न की तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन बार बार वो जो कहा जाता था कि ठाकरे की विरासत को लेकर आगे कौन बढ़ेगा, शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि अब कम से कम ठाकरे परिवार सिर्फ नाम के लिए ठाकरे रह चुका है। जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, उसको लेकर शिंदे गुट ही आगे। जी बिल्कुल, मगर यहाँ पर शिंदे और ठाकरे की बात नहीं हो रही। यहाँ इस बात की चर्चा होनी चाहिए चित्रा कि ठाकरे अब 40 साल के बाद पहली बार मुंबई की बीएमसी की सत्ता से बाहर हो गए हैं। मातोश्री का आशीर्वाद ले लोग बहुत जाते थे, बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा, तो अब आशीर्वाद ले मतलब वहाँ पे सन्नाटा ही और जब आशीर्वाद लेने जाते थे तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता था, शायद आज खुलकर बताएंगे आपको चित्रा कि क्या होता था उनके साथ भी। जब मातोश्री जाते थे किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। बट आप देखिए, लग रहा है मेघा आप थोड़ा बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या व्यवहार होता था। ये गुपचुप बातें या मतलब मेघा कैसे करेंगी? चित्रा, मंत्रियों के नाम नहीं लूंगी, मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन बीएमसी में जब वो मातोश्री जाते थे मिलने के लिए ठाकरे इसको, और मैं बाला साहब की बात नहीं कर रही हूँ, बाला साहब के बाद की बात कर रही हूँ। उन मंत्रियों को बाहर बैठा दिया जाता है, घंटों इंतजार करवाया जाता है ये बोल के कि उद्धव साहब तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, ये कभी ना कभी तो चीज़ें बदलती है ना चित्रा, और इस बार तो वो सही तरीके से बदली हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतने समय आप बीजेपी के सहारे भी घूमते रहे, आप बड़े भाई बीएमसी में बने रहे। बीजेपी ने कभी अपना सिक्का जमाने की कोशिश भी नहीं की, आपको वहां रहने दिया। ये भी इनको समझना चाहिए। एक चीज और हम लोगों को खुद याद है, जब 2019-20 के इलेक्शन में, खासतौर से लोकसभा के बाद जब विधानसभा का हुआ था, उस समय ये बात नहीं थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहीं से भी ये खबर हम लोगों ने कभी ना पढ़ी ना चलाई, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आते हैं तब उद्धव ठाकरे इस रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। वो भी एक शॉकिंग पॉइंट था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसा क्यों? नहीं भाई, सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए आप जो प्रॉमिस नहीं किया गया था वो प्रॉमिस आप देखिए, उनका तो यही क्लेम है कि बंद कमरे में अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था। अमित शाह जी खुले में कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा था। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मेरे सामने ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो अब तो ये क्लेम सिर्फ उद्धव ठाकरे का है ना। उद्धव ठाकरे क्लेम करते हुए मुझे प्रॉमिस किया था, और इस वजह से आप और ये बात आप कब कहते हैं? जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद। उसके पहले तो आपने एक बार भी ये बात नहीं की, और वो भी समझिए कि इलेक्शन रिजल्ट्स के तुरंत बाद आप नहीं कहते। जब शरद पवार आपका हाथ थाम लेते हैं तब आप इस थ्योरी के साथ आते हैं, अरे मुझे तो प्रॉमिस किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और जब तक आपको समझ आ जाता है कि अब कांग्रेस को शरद पवार अपने साथ लेकर आए हैं और आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, आपके पास नंबर्स हैं, तो आप अचानक से इस कहानी के साथ आते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस का साथ छोड़ूंगा। कोई तो एक चीज और मुझे वो उनके राज्यसभा सांसद का कोई मैसेज आया या नहीं आया उद्धव ठाकरे की? उनके भी ट्वीट पर सभी की निगाह टिकी नहीं, अभी तक तो मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस वक्त तो कोई तो बहाना लाना चाहिए था ना सामने कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ बीजेपी का साथ। तो बहाना, आपने चाकू मारा बीजेपी को पीछे, पीठ में, यही हुई थी। मगर आपने क्यों किया? क्योंकि सत्ता के लालच में किया। आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ठाकरे, ये जो परिवार है, हमेशा इस बात पे गर्व करता है कि हम मुख्यमंत्री बनाते, हम बनते नहीं है। क्या हो गया? महत्वाकांक्षाएं तो बदलती है ना समय के साथ। ना तो देखिए, ये सवाल तो आज पॉलिटिकल एडिटर हैं, कल चाहेंगे कि कुछ और भी बनना। महत्वाकांक्षाएं तो समय के साथ बदल जाती है। ना तो आप ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते थे ना चित्रा। ये तो ऐसा थोड़ी था कि उन्हें वो ऐसा कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम बदलते हैं, पर आप खुद ही नीचे एक स्टेप नीचे। मैंने खारिज नहीं किया अपनी महत्वाकांक्षाओं को, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ। अब मातोश्री का दबदबा क्या पूरी तरह से खत्म हो? नहीं, बिल्कुल मेघा जी सही बता रहे थे कि उनकी जो छवि थी, या बाला साहब जो हमेशा कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रखते थे और हमेशा इस बार पर जोर देते थे कि हम सरकार चलाएंगे वाया रिमोट कंट्रोल, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ये उनका हमेशा से एक वो रहा है, और इसीलिए ठाकरे साहब जो है, बाला साहब ठाकरे की एक अलग छवि थी महाराष्ट्र में। लेकिन
क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद मतलब सरकार में आ गए और जो जिस तरह से सरकार चलाई, किनकी मदद से सरकार चलाई, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हुए लेकिन हैं। एक चीज और, जैसे अमित शाह की पॉलिटिक्स को हम लोग इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र की सियासत को भी देख रहे हैं। अमित शाह मतलब आप उन पर जो जिस तरह से वो बात करते हैं पूरे ठसक के साथ या बहुत भाव नहीं देते हैं, आप इस तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी अगर अपने गठबंधन दल को कुछ प्रॉमिस कर रही है उसको पूरा नहीं करेगी, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। नीतीश कुमार के मामले में हमने देखा, बाकी भी कई राज्यों में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा होते हुए भी, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी हमने देखा शिंदे जी के पास कितने कम लोग थे, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था और उस दौर की पॉलिटिक्स पाने की कोई वजह ही नहीं थी। अगर अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था कि आपको 2.5 साल का मुख्यमंत्री, तो उसमें छिपाने की कौन सी बात थी भाई? फिर इस तरह की बात उद्धव ठाकरे को किसने सिखा दी कि आप इस तरह की नहीं बार बार इससे उनका ब्रांड कमजोर हो। आप एक नाम भूल रही है, उनका नाम शरद पवार है। हाँ, वो शरद पवार का नाम मत भूलिए। पिछली बार 2019 में जो हुआ, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ ले आना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ, उद्धव ठाकरे को तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ शरद पवार ही कर सकते। उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज। बाला साहब ठाकरे के लिए जो मेन राइवल पार्टी उनकी पूरा जीवन भर रह गया, वो कांग्रेस था। आप उस कांग्रेस से हाथ थाम रहे हैं, शरद पवार जी लेकर आ रहे हैं साथ में, पर आप मान रहे हैं साथ में आने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रॉमिस किया गया कि मुख्यमंत्री आप बने। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लड्डू खिलाए जा रहे हैं एक दूसरे को। ये अच्छी बात है कि बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में लोगों ने पूरा इंतजार किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनिल बलूनी जी, आप उत्तराखंड से सांसद हैं। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं आपको। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग तरुण चौक आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। अनिल बलूनी जी यहाँ पर मिठाई खिलाते हुए सभी को नजर आ रहे हैं और फोटो सेशन भी बाकायदा हो रहा है। खुशी का मौका भी है और हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली दफ्तर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम नेता अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए, हालांकि ये सेलिब्रेशन और बड़ा होगा यकीन मानिए। अभी तो एक तस्वीर सामने आई है बीएमसी पर, चूंकि पहली बार हमने देखा है जब भी किसी विधानसभा में जीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को दफ्तर जाते हैं और वहां पर एक अलग तरह का नजारा होता है। इस बार चित्रा आपने नोटिस किया कि कोई भी सभा प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी मुंबई में जाकर नहीं किए। ये पूरी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की थी। अगर चेहरा कोई भी था महायुति का, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक ही चेहरा था देवेंद्र फडणवीस का। इनफैक्ट महायुति में शिंदे जी भी आपको इतना नहीं दिखे जितना देवेंद्र फडणवीस आपको। नरेंद्र मोदी को लेकर तो अंडरस्टूड है ना। अब देखिए मैं कितने गांवों में जाकर अगर मैं पूछती हूँ कि किसको आप वोट देंगी, तो वो बीजेपी का नाम लेने की बजाय ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, महिलाएं खासतौर से। सर वो तो अंडरस्टूड है कि नरेंद्र मोदी है। सेंट्रल लीडरशिप, नरेंद्र मोदी तो ऐसे पितामह बन चुके हैं कि वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चुनाव में जाएं नहीं जाएं, यहाँ बैठे रहें, वो तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने मुझे लगता है किसी स्ट्रैटेजी के तहत ही थोड़ी सी दूरी बना के रखे वो इस बार, क्योंकि ये थोड़ा अनफेयर हो ही जाता। अगर आप प्रधानमंत्री जी उतर जाते जमीन पर तो असर तो होता ही, लेकिन सब फिर ये कहते कि भाई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जी को खींच के लाए। लेकिन हमने हैदराबाद में देखा था कैसे बड़े बड़े नेता दिल्ली से जाकर वहां पर शायद वहाँ जरूरत महसूस हुई होगी चित्रा, यहाँ पर जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। यहाँ उनको लगा होगा कि देवेंद्र फडणवीस। नहीं बिल्कुल मुझे लगता है कि लेकिन जैसा आप बोल रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो तो भाजपा का चेहरा है ही, सबसे बड़ा चेहरा है और एक्सट्रीमली पॉपुलर चेहरा है महाराष्ट्र में भी। और इसलिए और जो जीत आपको जो आंकड़े जो दिख रहे क्लियर कट इसमें है कि ट्रिपल इंजन सरकार, कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और अगर ये सरकार आती तो अल्टीमेटली अब जो प्रमुख मुद्दे थे वो थे गटर, वाटर और मीटर। ये जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों पे कौन डिलीवर कर सकता है, और उसमें आंसर था, उसका जवाब था सिर्फ देवेंद्र फडणवीस। ऑब्वियसली अब ज्यादा दिन है नहीं, जब भी जुलाई का महीना आएगा उस समय सबकी निगाह टिकी रहेगी जब बारिश शुरू हो जाएगी कि इस बार किस तरह की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के सामने, नए जो नया नेतृत्व आएगा उसके सामने। और मुझे लगता है कि इस पर जरूर बात होगी। मेयर कौन बनेगा, कुछ नाम आप लोगों के जहन में आ रहे हैं क्या? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई नाम जहन में नहीं। राजनीतिक विश्लेषक नाम लेने में भी डरते हैं कि फेल हो जाना है, पता नहीं अचानक से नितिन नवीन जैसा कोई अध्यक्ष बन जाए, वैसे